the news spice। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं आपके लिए एक डेस्क्रिप्टिव सेशन लेकर और इस बार हम लाए हैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन वाइट फंगस। जी हाँ दोस्तों, वाइट फंगस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, ये कैसे फैल रहा है, इसकी जांच कैसे की जाती है, इससे बचने का ट्रीटमेंट क्या है और उसके साइड इफेक्ट क्या हैं, और अंत में पूरी दुनिया में फैल रहे इस खूंखार फंगल इन्फेक्शन पर बड़ा खुलासा हम आज करने वाले हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि कोई परेशानी कभी अकेले नहीं आती, अपने साथ और भी समस्या लेकर आती है। बिल्कुल वैसा ही आज के समय हो रहा है। कोविड-19 एक अकेली समस्या नहीं आई थी, इसके साथ साथ फंगस का पूरा डिपार्टमेंट ही आ गया है। और जैसा कि एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो कोविड के पेशेंट तो इससे प्रभावित हो ही रहे हैं, साथ ही साथ ये नॉन कोविड को भी अपना शिकार बना रहा है। पहले ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस, एक के बाद एक, ऐसा नहीं, बहुत सारे हैं। बस ये मान लीजिए कि इनका डायग्नोस होना बाकी है। दोस्तों, लंग्स में इन्फेक्शन, फिंगर के नेल्स का डिटोरिएशन, प्राइवेट पार्ट्स इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, ब्रेन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, धूल से मिट्टी से इन्फेक्शन और तो और पेड़ पौधों से इन्फेक्शन, ये किसी पर्टिकुलर फंगस की वजह से नहीं हो सकता, बल्कि फंगस की पूरी फैमिली की वजह से है। ये सारे के सारे इन्फेक्शंस अलग अलग फंगस की वजह से होते हैं। कुछ फंगस इंसानों पर, कुछ जानवरों को अफेक्ट करते हैं, कुछ पेड़ पौधों को तो कुछ पक्षियों को अफेक्ट करते हैं, कुछ स्पेशली चमगादड़ों को अफेक्ट करते हैं, जैसा कि यूएसए और कनाडा में हुआ था। आइए एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कैंडिडियासिस। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो किसी भी तरह के कैंडिडा यानी कि ईस्ट से हो सकता है। कुछ देशों में इसे थ्रश का नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक तरह का इन्फेक्शन डिसीज है। इस तरह के लगभग 20 से ज्यादा कैंडिडा हैं जो इस इन्फेक्शन की वजह बनते हैं। इनमें सबसे ज्यादा एक्टिव होता है कैंडिडा एल्बिकन्स। ये किस तरह से लोगों को अपना शिकार बनाता है, आइए देखते हैं। माउथ, इसका इन्फेक्शन हमारे माउथ में जब होता है तो हमारी जीभ का रंग सफेद होने लगता है, मुंह के आसपास और गले पर भी सफेद रंग के निशान पड़ने लगते हैं। अगर ये इन्फेक्शन 2 से 3 हफ्तों में सही नहीं होता तो फिर ये एक असामान्य रूप ले लेता है। जेनिटल्स, ये इन्फेक्शन मेल और फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से तेज जलन, दर्द और व्हाइट डिस्चार्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जब ये इन्फेक्शन मेल जेनिटल्स को प्रभावित करता है तो इसकी वजह से मेल जेनिटल्स स्किन का रेड हो जाना, स्वेलिंग आना, तेज जलन होना, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्किन, कैंडिडियासिस की वजह से स्किन का चटकना यानी ब्रेक हो जाना, ड्राइनेस का आना और जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कैंडिडियासिस इन्फेक्शन के कॉमन सिम्टम्स में अनल इचिंग, इंडाइजेशन, वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक अल्सर और आंतों में क्रैम्प जैसी समस्याएं भी शामिल हैं। कैंडिडियासिस के फैलने के कारण, कैंडिडियासिस के फैलने की वजह है यानी कि जो कैंडिडा ईस्ट है वो एक हेल्दी मानव के शरीर में हमेशा ही मौजूद रहता है और इनकी ग्रोथ मनुष्य के इम्यून सिस्टम और शरीर में कुछ अन्य सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उपस्थिति की वजह से कम ही हो पाती है। इसे स्किन पर ग्रोथ करने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, जैसे गीले कपड़े पहन लेना, बच्चों के डायपर्स में या फिर पसीना आने पर इनकी ग्रोथ हो जाती है और ब्लड स्ट्रीम में मिलकर ये पूरे शरीर पर अपना कब्जा कर लेते हैं। HIV, एड्स, डायबिटीज, कैंसर, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और अधिक स्टेरॉइड का सेवन करने वाले व्यक्तियों को ये बड़ी ही आसानी से शिकार बना लेता है। इसकी जांच करने के लिए लाइट माइक्रोस्कोपी की जाती है। इस प्रोसेस में अफेक्टेड बॉडी पार्ट से स्पेसिमेन लेकर 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की सहायता से इसकी जांच की जाती है। कैंडिडियासिस का ट्रीटमेंट करने के लिए एंटी फंगल मेडिसिन जैसे क्लोट्रिमाजोल, निस्टेटिन, फ्लूकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, एम्फोटेरिसिन बी और एकिनोकैंडिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। कैंडिडियासिस के ज़्यादा फैल जाने पर कैस्पोफंगन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दवाओं के लेने से सर दर्द, भूख में कमी, तेज बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये सब इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स हैं। अगला है माइकोसिस। इसके बारे में कुछ जानकारी हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में दे दी थी, लेकिन वो जानकारी यानी कि म्यूकर माइकोसिस इसका महज एक छोटा सा हिस्सा ही थी। माइकोसिस भी इन्फेक्शियस डिसीज है जो ज्यादातर मनुष्यों और जानवरों को प्रभावित करता है। ये पैथोजेनिक फंक्शन के थ्रू फैलता है। डायबिटीज, वीक इम्यून सिस्टम, कीमोथेरेपी और एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल करने से माइकोसिस का खतरा बढ़ता जाता है। इसके म्यूकर माइकोसिस पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे सुपरफिशियल माइकोसिस। सुपरफिशियल माइकोसिस हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर और बालों तक ही सीमित रहता है।
लेकिन पर्याप्त नमी मिल जाने पर यह त्वचा पर फैलता रहता है और फिर पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है। क्यूटेनियस माइकोसिस स्किन में अंदर तक चला जाता है और हमारे बालों और नाखूनों को अपना शिकार बना लेता है। सबक्यूटेनियस माइकोसिस हमारी त्वचा से मसल्स में एंटर हो जाता है और इसके घातक परिणाम हमारे सामने आते हैं। इसका इलाज बहुत ही डिफिकल्ट है और इसके केसेस में ज्यादातर सर्जरी ही करानी पड़ती है। सिस्टमैटिक माइकोसिस ड्यू टू प्राइमरी पैथोजेंस, ये सिस्टमैटिक माइकोसिस सामान्यतया हमारे लंग्स को प्रभावित करता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके पैथोजेंस आसानी से हमारे शरीर को डैमेज कर सकते हैं। अगला है सिस्टमैटिक माइकोसिस ड्यू टू अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। ये सिस्टमैटिक माइकोसिस ज्यादातर उन्हीं मनुष्यों को होता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। ये माइकोसिस पूरे शरीर में फैलकर हमारे लंग्स और ब्रेन को टोटली डैमेज कर देता है। इसके प्राइमरी लेवल पर सिस्टमैटिक एंटी फंगल ड्रग्स लेकर इसको रोकने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन अगर ये नहीं रुकता तो फिर ये विकराल रूप धारण कर लेता है। अगला है ओनिकोमाइकोसिस। ओनिकोमाइकोसिस स्पेशली हमारे पैरों के नेल्स पर असर डालता है। इसकी वजह से हमारे नेल्स डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनमें घाव हो जाते हैं। ये ज्यादातर गंदगी वाले स्थान पर धूल मिट्टी में नंगे पांव चलने के कारण होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी फंगल मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। सीरियस कंडीशन में सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। अगला है एस्परगिलस। फंगस की इस प्रजाति में एस्परगिलस फ्यूमिगेटस और एस्परगिलस फ्लेवस शामिल हैं। ये ज्यादातर अनाज वाली फसलों को स्पेशली मक्का को अपना शिकार बनाते हैं और मक्का की फसल से इंसानों के संपर्क में आ जाते हैं। दोस्तों, इस समय भारत में मक्का का सीजन चल रहा है। मक्का के संपर्क में आने पर यह फंगस इंसानों तक पहुंच जाता है। एस्परगिलस की वजह से तेज बुखार, खांसी, सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। हमारे देश भारत में पाए गए पेशेंट्स एस्परगिलस से ही अफेक्टेड हैं। ये एक फुल्ली फंक्शनल सेक्सुअल साइकिल के माध्यम से अपनी संख्या में लगातार अद्भुत ग्रोथ करते रहते हैं। अगला है क्रिप्टोकोकस। क्रिप्टोकोकस HIV एड्स से पीड़ित व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरह से अपने शिकंजे में कस लेता है और उस व्यक्ति को तेज दर्द और जलन का सामना करना पड़ सकता है। ये फंगस ज्यादातर गंदी मिट्टी के संपर्क में आने पर फैलता है। अगला है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम इंसान, कुत्ते और बिल्ली को अपना शिकार बनाता है। ये फंगस ज्यादातर अमेरिका, इंडिया और दक्षिणी एशिया में लोगों को अपना शिकार बना रहा है। अगला है निमोसाइटिस जिरोवैसी। निमोसिस्टिस जिरोवैसी ज्यादातर इंसानों में निमोनिया के रूप में असर डालता है। इसका लोगों को पकड़ने की क्षमता इतनी तीव्र होती है कि लोग इसे सर्दी गर्मी का असर समझकर नजरअंदाज कर ही पाते हैं कि उतने में ये उनको अपना शिकार बना लेता है। लगातार खांसी, तेज बुखार, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। दोस्तों, अब बारी है एक बड़ा खुलासा करने की, कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स आपको बताने की जिनके बारे में आज तक आपको नहीं पता था। दोस्तों, हमारे देश भारत में ज्यादातर फैलने वाला फंगल इन्फेक्शन केवल ओनिकोमाइकोसिस या कैंडिडियासिस ही हो सकता था, वो भी बहुत प्राइमरी लेवल पर। कैंडिडियासिस के केसेस ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते थे, जिनमें फीमेल या मेल के जेनिटल्स का इन्फेक्शन हुआ करता था, जो कि बड़ी ही सुगमता से कुछ एंटी फंगल मेडिसिन के इस्तेमाल से सही हो जाया करता था। फिर यह खतरनाक म्यूकोसिस, वो भी सिस्टमैटिक ड्यू टू अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस और एस्परगिलस भारत में कैसे फैलना शुरू हुआ, वो भी इतना कि आज ये पूरे देश में महामारी हो गया है। ये बात जरूर सोचने के लायक है। दोस्तों, ट्रेमेला फ्यूसिफॉर्मिस ये फंगस की ही एक प्रजाति है, जिसे फ्रूटिंग बॉडी मानकर यानी कि फल मानकर चीन में इस्तेमाल किया जाता है। चीन में इसका उपयोग चाइनीज क्यूसाइन और मेडिसिन बनाने में किया जाता है। आपको बता दें कि चाइनीज क्यूसाइन एक तरह की चाइनीज रेसिपी है। वहां के लोग इसे उतने ही आनंद से खाते हैं जितने से कि वो चमगादड़ खाते थे और नोवल कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जिम्मेदार हो गए। इसके अलावा इलियोडिक्सियन साइबेरियम ये भी फंगस की एक स्पोर्स बनाने वाली प्रजाति है। इसे भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में फल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वहां इसे बास्केट फंगस या व्हाइट बास्केट फंगस का नाम दिया जाता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक WNS यानी कि व्हाइट नोज सिंड्रोम, जो कि एक फंगल डिसीज है और दक्षिणी अमेरिका और कनाडा के चमगादड़ों में बखूबी पाई जाती है। सन 2016 तक ये चमगादड़ों में ही पाया जाता था, लेकिन सन 2016 में इसका वॉशिंगटन स्टेट में आखिरी केस एक छोटे चमगादड़ में पाया गया था। उसके बाद सीधे 2019 में कोविड की शुरुआत में ही कैलिफोर्निया में इसका पहला मानव केस दुनिया के सामने आया। इसका मतलब आप समझ ही चुके होंगे, लेकिन इसकी जानकारी होने के बावजूद भी
2020 के मिड में कोविड से थोड़ी सी राहत मिलते ही हमारे देश की सरकारों ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और चाइना जैसे इस फंगस को फैलाने के लिए जिम्मेदार देशों के साथ ट्रांसपोर्टेशन, हवाई सेवाएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल सामान्य तरीके से फिर से शुरू कर दिया। इस विषय में कोई चिंता नहीं की गई कि आखिर इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। सरकार तो सरकार, हमारे देश की मीडिया तक ने इस विषय में लोगों को जागरूक करने की कोई जरूरत नहीं समझी। वो केवल प्रधानमंत्री कब सोते हैं, प्रधानमंत्री कब उठते हैं, कितने बजे खाते हैं, कब दीदी सोशल मीडिया पर आती हैं, दीदी कब गई, कब सोई, ये वो इस तरह की बकवास करते रहे। इतनी सीरियस कंडीशंस के बीच इलेक्शन भी हुआ, लोगों की भीड़ भी जुटती रही, लोग मरते भी रहे, लेकिन फिर भी किसी को इस ओर एक बार भी ध्यान नहीं गया। खैर, जाता ही क्यों, हम लोग तो बस राजनीति के मुद्दों पर अपने पड़ोसियों से बहस करना जानते हैं और फिर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं कि सरकार का काम है सरकार करे। रोज हम अपने आसपास में दैत होते हुए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बस हम शांत हैं। क्यों, आखिर क्यों? खैर, मैं भी क्या एक यूजलेस एफर्ट करने लग गया। अगर किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन इस सारे केस स्टडी से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आज के टाइम पे ये व्हाइट फंगस, यानी कि व्हाइट फंगस नहीं है, ये अकेला कोई ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस नहीं है, ये फंगस की पूरी एक फैमिली है। ये फैमिली भारत तक कैसे आ पहुंची? भारत में जो कि इसके केस बिल्कुल ना के बराबर होते थे, और वो भी बहुत मियर कंडीशन में, और बिल्कुल इस तरीके से होते थे कि कोई खास ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, आसानी से सही हो जाते थे। और आज के टाइम पे ये एक महामारी के रूप में फैल गया है। ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये हमें कनाडा, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ संपर्क करते रहने से इस तरह की कंडीशन हमारे सामने आज फैल रही है।